नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। लैटिन अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक हर तरफ उथल पुथल मची हुई है। दुनिया इस समय तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर आकर खड़ी है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमला करने की धमकी दी है। नेतन्याहू भी ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। अगले कुछ घंटे ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इस बीच ईरान के अंदर भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान में खामेनेई के खिलाफ विद्रोह की आग 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं। सुरक्षा बलों के साथ हिंसक टकराव की स्थिति है। गुस्साई भीड़ सरकारी इमारतों से लेकर IRGC की गाड़ियों तक को फूंक रही है। लोगों की आवाज को कुचलने के लिए खामेनेई की फोर्स उन पर सीधे गोलियां चला रही है। 10 दिनों से चल रहा ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। 35 लोगों की जान जा चुकी है। 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन पब्लिक है कि वो घर लौटने के मूड में नहीं है। आवाम डटी हुई है। बात रिजीम चेंज तक आ पहुंची है। तो क्या अब ईरान में खामेनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ईरान में जगह जगह धमाके क्यों हो रहे हैं? अगले 24 घंटे के अंदर ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के साथ क्या करने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या चीन और रूस खुलकर खामेनेई की मदद के लिए आगे आएंगे या मादुरो की तरह वहां पर भी चुप्पी साध लेंगे? If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. क्या अगले 24 घंटे में होने वाला है ईरान पर हमला? क्या ट्रंप ने हमले के लिए नेतन्याहू को ग्रीन सिग्नल दे दिया? खामेनेई पर ट्रंप की स्ट्राइक से पहले ईरान में जगह जगह धमाके क्यों शुरू हुए? ईरान में अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ बगावत की आग जंगल की आग से भी तेज फैल रही है। ईरानी सुरक्षा बल विद्रोह की इस आवाज को कुचलने के लिए आवाम पर सीधे फायरिंग कर रहे हैं। यह ईरान का यासूज का मंजर है। ईरान का यासूज इस समय मैदान जंग बन गया है। हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही है। पब्लिक के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आवाम आर पार की जंग के मूड में है तो खामेनेई के सिपाही विद्रोह की आवाज कुचलने के लिए हर हद पार कर रहे हैं। फार्स में भी जनता सर पर कफन बांधकर घर से निकली है। गुस्सा ऐसा है कि पब्लिक को सड़क पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की वैन दिखी तो उसी को फूंक दिया। यही हाल ईरान के इस्फहान का है। इस्फहान के जूई आबाद इलाके में प्रदर्शनकारियों और IRGC के बीच भयंकर झड़पें हुई। सुरक्षा बलों ने यहां भी प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोली चला दी, जिसके बाद आवाम उग्र हो गई। हुर्माबाद में गुस्साई भीड़ ने सरकारी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। ईरान में जैसे जैसे सुरक्षा बलों का दमन बढ़ रहा है, पब्लिक का गुस्सा भी आग बनकर दहक रहा है।
ये तेहरान के दौलताबाद इलाके की तस्वीर है, जहां एक पेट्रोल पंप धू-धू कर जल रहा है। पेट्रोल पंप को किसने फूंका, इसकी जांच चल रही है। खामेनेई शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जनता अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मांजदारान के सरी इलाके में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को खदेड़कर सरकारी गाड़ी पर तोड़फोड़ की। ईरान की कट्टरपंथी हुकूमत के खिलाफ किस कदर बगावत के शोले भड़क रहे हैं, उसका अंदाजा मार्गदर्श से आई इन तस्वीरों से लगाइए। ये मार्गदर्श का एक शिया धार्मिक स्थल है। महंगाई और आर्थिक बदहाली से गुस्साई भीड़ को कुछ नहीं मिला तो उसने इस धार्मिक स्थूल को ही फूंक डाला। सवाल यह है कि क्या पब्लिक अब खामेनेई का तख्ता पलट करके ही मानेगी? क्या ईरान की आवाम अब खामेनेई की जगह शाह को सत्ता की बागडोर सौंपेगी? क्या इजराइल और अमेरिका ने मिलकर शाह रेजा पहलवी को ईरान की हुकूमत सौंपने का प्लान तैयार कर लिया है? एक तरफ ईरान में खामेनेई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ पब्लिक शाही हुकूमत के दौरा का झंडा ईरान की सड़कों पर लहरा रही है। अमेरिका में रह रहे ईरान के निर्वासित प्रिंस शाह रेजा पहलवी के समर्थन में नारे लगा रही है। लेकिन क्या खामेनेई इतनी आसानी से गद्दी छोड़ देंगे या इस्लामिक हुकूमत बचाने के लिए ईरान में खून की नदियां बहा देंगे? ये नूराबाद मामा सानी की तस्वीरें हैं, जहां खामेनेई की फोर्स ने विद्रोह को कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। ईरान में पिछले 10 दिनों से उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में आवाम सड़क पर है। प्रदर्शन की शुरुआत आर्थिक संकट, मुद्रा की गिरावट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ हुई थी, लेकिन अब बात खामेनेई के तख्ता पलट तक पहुंच चुकी है। तेहरान से लेकर यासूज तक सड़क पर डेथ टू खामेनेई के नारे गूंज रहे हैं। जनता सुप्रीम लीडर के इस्लामिक शासन से आजादी मांग रही है। हद तो यह है कि कौम जैसे धार्मिक और शिया धर्मगुरुओं के गढ़ में भी खामेनेई और इस्लामी सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खामेनेई ने प्रोटेस्ट के लिए जो रेड लाइन खींची है, जनता अब उसकी परवाह नहीं कर रही है और उसका सबूत इस्लाम से आई ये तस्वीरें हैं, जहां सुरक्षा बलों की फायरिंग से भड़की भीड़ ने एक बैंक पर हमला कर दिया। 10 दिन से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन पब्लिक पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। जनता जिद पर अड़ी है। खामेनेई की हुकूमत को उखाड़ने के लिए सड़क पर मजबूती के साथ खड़ी है। खामेनेई को हटाने के लिए पब्लिक किस कदर से डेस्परेट है, उसे समझने के लिए तेहरान की ये तस्वीर देखिए। 47 साल से जिस अमेरिका के खिलाफ ईरानी जनता मुर्दाबाद के नारे लगाती आ रही है, आज वही आवाम तेहरान की सड़क का नाम बदलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख रही है। उधर ट्रंप ने भी ईरान को दोबारा धमकी दे दी है। प्रदर्शनकारियों पर इसी तरह गोली चलती रही तो इस बार ईरान पर बहुत करारा वार किया जाएगा। You take a look. We're watching it very closely.
If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, उस पर क्या कहेंगे? हर बार वे किसी असफल अनुभव को दोहराते हैं, परिणाम फिर से असफलता ही होगा। ट्रंप की धमकी को खामेनेई बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम लीडर ने हमले का जवाब देने के लिए तैयारी तेज कर दी है। ईरान में एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि नेतन्याहू ने हाल ही में हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने ईरान पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ईरान पर हमले करने से पहले नेतन्याहू उसके प्रॉक्सी को कमजोर करने में लगे हैं। इजरायली फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ा अटैक किया है। ईरान के आंतरिक मामलों को लेकर जियोनिस्ट शासन के प्रधानमंत्री और कुछ कट्टरपंथी अमेरिकी अधिकारियों के बयान या कदम अंतर्राष्ट्रीय मानकों की भाषा में हिंसा, आतंकवाद और हत्या के लिए उकसावे के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे लोगों की यहाँ कोई विश्वसनीयता नहीं है और न ही हमारी जनता, न क्षेत्र के लोग और न ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पाखंडी व्यवहार से गुमराह होगा। यानी अगले कुछ घंटे ईरान पर बहुत भारी है। अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभी अटैक हुआ नहीं है, उससे पहले ईरान में जगह जगह धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये ईस्ट तेहरान का पाकदाश्त है, जहां एक बड़ा धमाका रिपोर्ट किया गया है। इसी तरह ईरान के अमोल में भी IRGC से जुड़ी फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ। सवाल यह है कि अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो क्या खामेनेई की मदद के लिए रूस और चीन सामने आएंगे? देखिए, मीडिया की बहसों को एक तरफ रख दें तो इस्लामी गणराज्य ईरान और हमारी सशस्त्र सेनाएं ईरान की सीमाओं और क्षेत्र पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। हम ज़ायोनी शासन के बयानों पर ना भरोसा करेंगे और ना ही उन पर निर्भर रहेंगे। इस शासन की धोखेबाजी हमारे लिए पहले ही साबित हो चुकी है। हमारे लिए सबसे जरूरी बात और जिस पर हमारा पूरा ध्यान है वो है हमारी अपनी तैयारी को मजबूत करना और ईरान की सीमाओं तथा उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क रहना। फिलहाल खामेनेई के सामने अभी दो चुनौती है। पहली, आवाम की प्रोटेस्ट को किसी तरह शांत कराकर गृह युद्ध के हालात से बचना। दूसरी, अमेरिका और इजराइल हमला करता है तो उससे निपटना। लेकिन अभी जो हालात नजर आ रहे हैं उसे देखकर नहीं लग रहा कि विरोध की आग इतनी आसानी से दबेगी। पब्लिक मरने मारने पर आमादा है, उसे सत्ता परिवर्तन से कम अब कुछ नहीं चाहिए। उधर विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए सरकार अब लोगों को राहत का लॉलीपॉप दे रही है। ऐलान किया गया है कि सरकार की तरफ से परिवार के हर सदस्य को हर महीने 10 लाख तोमान यानी 1 करोड़ ईरानी रियाल दिए जाएंगे। सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जिसके तहत सभी ईरानी परिवारों को भुगतान किया जाएगा। मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ कि ये परिवार ईरानी होना चाहिए और ईरान के भीतर रह रहा होना चाहिए। इस योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 लाख तोमान, जो 1 करोड़ रियाल के बराबर है, दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने भर से ईरान की जनता मानेगी या अब आवाम खामेनेई को सत्ता की गद्दी से उतार कर ही दम लेगी? इतना तो तय है कि ईरान में जबरदस्त बवाल है। खामेनेई को तख्ता पलट का डर भी सता रहा है। कहा यह जा रहा है कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे भी ट्रंप का हाथ है। खामेनेई भी यह सोचकर परेशान है कि कहीं मादुरो जैसा हाल उनका भी ना हो जाए। पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से अटैक कर ट्रंप इसका ट्रेलर पहले ही दिखा चुके हैं। ऐसे में खामेनेई ही नहीं, ट्रंप के कई और दुश्मन हैं जिनकी नींद गायब है, जो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला जैसा हाल हमारा भी कभी भी हो सकता है। Chile
reafirma que el respeto a la soberanía, आज ये वेनेजुएला है, कल कोई और हो सकता है, आपका देश। una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia. ऑपरेशन मादुरो के बाद कैसे वेनेजुएला के हालात? ट्रंप का ऑपरेशन मादुरो क्या है इनसाइड स्टोरी? अमेरिका के खिलाफ क्या है वेनेजुएला की तैयारी? ट्रंप का 2026 प्लान, वेनेजुएला के बाद किसकी बारी? Chile reafirma que el respeto a la soberanía, आज ये वेनेजुएला है, कल कोई और हो सकता है, आपका देश। una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia. कोलंबिया से ग्रीनलैंड तक ट्रंप प्लान से क्यों हड़कंप? Koenarsiullut pingaartippara oqaatigissallugu nunarput Venezuelamut sanillersuunneqarnera taanna pisuissamisoortutut isiingit tassaniittoqanngilaq taamaam uivissangilangu oqaloqatigin pittaasoq utertissuarput upalungaarsimanissamu tungasu naliginnaasumik ataavartumi misissuiffinga. ट्रंप का जनवरी वाला कैलेंडर तैयार है। कहां बम मारना है, कहां मिसाइल गिरानी है, सब नोट किया जा चुका है। हथियार लोड हो चुके हैं। किसे आसमान से उड़ाना है, किसे समंदर से तबाह करना है, सब फिक्स हो चुका है। वेनेजुएला को निपटाने के बाद ट्रंप ने टारगेट सेट कर दिया। मादुरो के बाद किसका नंबर है? ट्रंप के 2026 प्लान के बारे में आपको बताएं, उससे पहले वेनेजुएला की मौजूदा हालात का अपडेट दे देते हैं। वेनेजुएला की राजधानी में एक बार फिर फायरिंग हुई है। करीब 45 मिनट तक काराकस में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। काराकस में फायरिंग से लोग दहशत में आ गए। ये फायरिंग वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास हुई। प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास ड्रोन भी स्पॉट किए गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से ड्रोन्स पर फायरिंग की। हालांकि काराकस में फायरिंग को लेकर अमेरिका का बयान भी सामने आया है कि इसमें उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन वेनेजुएला में मादुरो के समर्थक अमेरिका से बदला लेने की बात कर रहे हैं। मादुरो के समर्थन में लोगों से जंग के मैदान में उतरने की अपील कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर ट्रंप ने ऑपरेशन मादुरो को कैसे अंजाम दिया। मादुरो के लोकेशन की जानकारी ट्रंप को किसने दी? कैसे रूस चीन को ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी? अमेरिकी फोर्स ने कितने फेज में ऑपरेशन को अंजाम दिया? ऑपरेशन मादुरो को लेकर अमेरिका काफी पहले से तैयारी कर रहा था। यूएस जनरल R4 करियर स्ट्राइक ग्रुप और यूएस ईवो जिमा
एम्फीबियस रेडी ग्रुप तट के पास तैनात थे। अमेरिकी फोर्स को राइट सिग्नल का इंतजार था। वो वक्त 2 जनवरी की रात 2 बजे आया जब अमेरिकी फोर्स को मादुरो के बारे में सटीक जानकारी मिली। वो कहां है, किस जगह आराम कर रहा है, फिर क्या था। अमेरिकी फाइटर जेट F-35 ने उड़ान भरी और वेनेजुला के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर के लिए रास्ता खुल गया। फाइटर जेट्स आगे वेनेजुला के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करते जा रहे थे और पीछे पीछे डेल्टा फोर्स के 150 हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे। फिर अचानक पूरे वेनेजुला में ब्लैकआउट हो गया। पूरा वेनेजुला अंधेरे में डूब गया। अब बारी ऑपरेशन मादुरो के स्टेप 2 की थी, जब अमेरिका की सबसे एलीट सीक्रेट फोर्स डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई से उड़ते हुए उस बिल्डिंग तक जा पहुंचे जहां वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो अपनी पत्नी के साथ आराम कर रहे थे। डेल्टा फोर्स की एक टीम फोर्ट च्यूना कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गई। ये ऑपरेशन इतना तेज था कि मादुरो की सिक्योरिटी को मौका तक नहीं मिल पाया। आसमान से हेलीकॉप्टर से कवर फायर दिया जा रहा था। अब अमेरिका डेल्टा फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती मादुरो के कमरे तक पहुंचना था जहां वो आराम कर रहे थे। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट्स यहां पहले से मौजूद थे, जिसे मादुरो की टीम में अमेरिका पहले ही प्लांट कर चुका था। CIA के एजेंट्स ने अमेरिकी फोर्स को मादुरो का एग्जैक्ट लोकेशन दिया, लेकिन यहाँ दरवाजे बंद थे, जिसे ब्लो टॉर्च के इस्तेमाल से डेल्टा फोर्स ने तोड़ दिया और फिर मादुरो और उनकी पत्नी को डिटेन कर लिया। अब उस बिल्डिंग से निकलने का रूट मैप भी पहले से तैयार था। सुबह 5 बजे अमेरिकी फोर्स मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर बिल्डिंग की छत तक पहुंची और फिर वहां से एयरलिफ्ट कर नेवल बेस तक लाया। यानी 180 मिनट में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम दे दिया गया। मादुरो अभी अमेरिका की कस्टडी में न्यूयॉर्क में है। उन पर वहां मुकदमा चल रहा है। उधर वेनेजुला की संसद में मादुरो के बेटे ने एक भावुक स्पीच दी और कहा कि आपके लौटने तक हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। पापा, मैं आपको कहता हूं, आपने परिवार के हम सभी को मजबूत इंसान बनाया। आपके लौटने तक हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। मातृभूमि सुरक्षित हाथों में है पापा। जल्द ही हम यहाँ वेनेजुएला में गले मिलेंगे और आप अपने बच्चों को देखेंगे। सिलिया, हम मिलेंगे। वेनेजुएला जिंदाबाद। और यहाँ हम अपनी मातृभूमि के लिए जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए डटकर खड़े हैं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि वेनेजुला को निपटाने के बाद ट्रंप के टारगेट पर कौन है? क्या अगला नंबर ग्रीनलैंड का है? क्या ट्रंप के वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर कब्जे की सनक का पहला शिकार ग्रीनलैंड होने जा रहा है? ट्रंप क्यों बार बार ग्रीनलैंड का नाम लेते हैं? ट्रंप क्यों वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर अमेरिका की दादागिरी चलाना चाहते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आधे अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। इसमें यूरोप और अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा आता है। सभी कैरेबियन देश इसी हिस्से में आते हैं। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के करीब 25 देशों को अगर छोड़ दें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में करीब 31 देश हैं, जिनमें करीब 12 देशों से अमेरिका का पंगा है। ट्रंप ने नए साल में इसकी शुरुआत वेनेजुएला से कर दी है। अमेरिका का मैक्सिको से बॉर्डर और इलीगल माइग्रेशन का विवाद है। कोलंबिया से ड्रग्स तस्करी को लेकर झगड़ा है। बोलीविया से ड्रग्स तस्करी को लेकर झगड़ा चल रहा है। ब्राजील और कनाडा से ट्रेड टैरिफ विवाद है। क्यूबा से सदियों पुरानी दुश्मनी है। वेनेजुएला पर हमले के बाद तल्खी और बढ़ गई है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ग्रीनलैंड डेनमार्क की राजशाही के अधीन है। ट्रंप का यहां से कोई पंगा नहीं है। अमेरिका से कोई झगड़ा नहीं है। डेनमार्क, ग्रीनलैंड दोनों ही अमेरिका के वफादार देशों के गुट हैं। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. ग्रीनलैंड से अमेरिका कोई बॉर्डर टच नहीं करता। बीच में कनाडा आता है, फिर लेब्राडोर सागर के बाद ग्रीनलैंड। ट्रंप को फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की भूख क्यों है? फिर उत्तर अटलांटिक महासागर, फिर आइसलैंड, फिर ग्रीनलैंड।
ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का एक ऑटोनोमस द्वीप है, उसके भी मेनलैंड से यहाँ का बॉर्डर टच नहीं करता। डेनमार्क के बाद उत्तर अटलांटिक महासागर, फिर आइसलैंड और फिर उसके बाद समंदर, तब ग्रीनलैंड का बॉर्डर शुरू होता है। नॉर्थ अमेरिका में इससे बड़ा कोई दूसरा बेस नहीं है। इसे पिटुफिक मिलिट्री बेस कहा जाता है। अमेरिका यहां से मिसाइल, स्पेस निगरानी और डीप वाटर में पनडुब्बियों की मॉनिटरिंग करता है। फिर ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड पर इतना ग्रीडी हो रहे हैं? ज्यादातर समय बर्फ से ढके रहने वाले ग्रीनलैंड का सामरिक और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। ग्रीनलैंड यूरोप और अमेरिका के बीच बफर जोन की तरह काम करता है। सामरिक तौर पर यह अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल, अर्ली वार्निंग सिस्टम और सैन्य अभियानों के लिए आदर्श लोकेशन है। अगर रूस कभी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका पर चलाता है तो वो ग्रीनलैंड के ऊपर से जाएगी। अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होगा तो अमेरिका उसे ग्रीनलैंड तक आने से पहले ही रोक सकता है। अमेरिका के मेनलैंड, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा जैसे शहरों तक रूसी मिसाइलें नहीं पहुंच पाएंगी। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में होगा तो इसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ग्रीनलैंड पर कब्जे के पीछे ट्रंप का एक और बहाना है कि वो समंदर में रूस और चीन के शिप की संख्या बेहिसाब बढ़ रही है, जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। दरअसल सुरक्षा को खतरा तो बहाना है। ट्रंप का असली निशाना ग्रीनलैंड में छुपी अकूत दौलत है। ग्रीनलैंड में ग्रेफाइट, तांबा, निकल, लिथियम के बड़े भंडार हैं, जो मॉडर्न टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। तेल और सोने के लिए वेनेजुएला पर ट्रंप स्ट्राइक कर चुके हैं। अब रेयर अर्थ मेटल के लिए क्या नाटो के ही देशों पर हमला करेंगे या डराकर कब्जा करेंगे?